Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is special maternity leave. Special maternity leave के बारे में हम जानेंगे. All female central government employee will have 60 days of maternity leave in case of the death of a child within 28 days after birth. तो सारे फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको 60 डेज का मैटरनिटी लीव है. अगर डेथ हो जाता है चाइल्ड का 28 डेज के अंदर बर्थ के बाद तो 60 डेज का लीव का प्राविधान है. कंडीशन इसके लिए क्या है? वुमेन शुड हैव लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन एंड चाइल्ड डिलीवरी मस्ट बी एट एन ऑथोराइज हॉस्पिटल. यानी वुमेन का लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन होना चाहिए और चाइल्ड का जो डिलीवरी है वो ऑथोराइज हॉस्पिटल में होना चाहिए. ये क्राइटेरिया है. मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 अलाउ 26 वीक ऑफ पेड लीव्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ. और जो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट है 2017 का ये अलाउ करता है 26 वीक पेड लीव का चाइल्ड बर्थ के बाद. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजिंग द एज ऑफ कॉन्सेंट. तो हम जानेंगे चेंजिंग द एज ऑफ कॉन्सेंट के बारे में. In Rama Bande Rama versus State of Karnataka, the Karnataka High Court quashed criminal proceeding of rape and kidnapping under Indian Penal Code under the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. जो रामा बंडे रामा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस था उसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्वेश किया है क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ रेप एंड किडनैपिंग को लेके इंडियन पेनल कोड के अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट 2012. It was based on a complaint of 17-year-old girl father against her 20-year-old partner. ये जो था बेस्ड था एक कंप्लेन 17-year-old गर्ल के फादर का 20-year-old पार्टनर के खिलाफ उनके प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट. जो आपका पॉक्सो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 इसके बारे में हम जान ले. It was enacted to protect the children from offences of sexual assault, sexual harassment and pornography with due regard for safeguarding the interest and well-being of children. इसको इनेक्ट किया गया था ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके चिल्ड्रन को जो ऑफेंस है सेक्सुअल असॉल्ट का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का और पोर्नोग्राफी का, सेफगार्ड करते हुए इंटरेस्ट को और वेल बीइंग को चिल्ड्रन का. कॉन्सेंट ऑफ पर्सन अंडर 18 ईयर. जो कॉन्सेंट है पर्सन का अंडर 18 ईयर का अंडर पॉक्सो द कॉन्सेंट ऑफ ए पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 इज इरेलीवेंट रिगार्डलेस ऑफ द नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द सेक्सुअल इंटरेक्शन और द पार्टिकुलर ऑफ द पर्सन विथ हुम इट टेक प्लेस. जो पॉक्सो एक्ट है उसके अंतर्गत जो कॉन्सर्न है पर्सन का अंडर द एज ऑफ 18 वो इरेलीवेंट हो जाता है अगर उसका उम्र 18 से कम है तो. रिगार्डलेस नेचर या सर्कमस्टेंसेस क्या है सेक्सुअल इंटरेक्शन का, पार्टिकुलर पर्सन का क्या है जिसके साथ ये हुआ है वो मैटर नहीं करता. ये डिफाइन करता है चाइल्ड को कोई भी पर्सन जिसका एज 18 ईयर्स से कम हो. प्रॉब्लम क्या है फिर? criminal justice system. A number of young couple in consensual and non-exploitative relationship have found themselves embroiled in the criminal justice system. बहुत सारे यंग कपल जो है कॉन्सेंसुअल और नॉन एक्सप्लोटेटिव रिलेशनशिप में वो खुद को फाइंड कर रहे हैं कि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे एम्ब्रॉयड हो चुके हैं. सेक्सुअल ऑफेंस. बॉयज यंग मैन आर चार्ज विद सेक्सुअल ऑफेंस विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन. और जो बॉयज यंग मैन होते हैं उनके ऊपर आरोप लगता है सेक्सुअल ऑफेंस का बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के. इंस्टीट्यूशनलाइज इन चिल्ड्रन होम. इंस्टीट्यूशनलाइज करने की आवश्यकता है चिल्ड्रन होम को. द गर्ल्स आर ट्रीटेड एज विक्टिम एंड इंस्टीट्यूशनलाइज इन चिल्ड्रन होम व्हेन दे रिफ्यूज टू रिटर्न टू देयर पेरेंट्स और देयर पेरेंट्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम. जो गर्ल्स है उनको ट्रीट किया जाता है विक्टिम के तौर पे और इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है चिल्ड्रन होम पे उनको जहां पे रिफ्यूज कर देते हैं अगर उसके पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट करने से. तो रिलेटेड जो जजमेंट है इससे रिलेटेड उसको भी हम समझते हैं. विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेप रेप 2021 का जो केस था. The Madras High Court observed that punishing an adolescent boy who entered into a relationship with a minor girl by treating him as an offender was never the objective of POCSO Act. जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पनिश करना एडोलेसेंट बॉय को जो कि एक रिलेशनशिप में आया माइनर गर्ल के साथ ट्रीट करना उसको ऑफेंडर के तौर पे ये कभी ऑब्जेक्टिव नहीं था पॉक्सो एक्ट का. जरूरत है रिफॉर्म की इस लॉ पे. Social reality. The high rate of acquittal show that the law is not in synchronized with the social reality of adolescent relationship. जो हाई रेट है एक्विटल का ये शो कर रहा है कि ये जो लॉ है ये सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा है सोशल रियलिटी के साथ एडोलेसेंट रिलेशनशिप के. ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन. जो ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन है कॉन्सेंसुअल सेक्सुअल एक्ट इन्वॉल्विंग ओल्डर एडोलेसेंट इरोड देयर डिग्निटी, बेस्ट इंटरेस्ट, लिबर्टी, प्राइवेसी, इवॉल्विंग ऑटोनॉमी एंड डेवलपमेंट पोटेंशियल. जो कॉन्सेंसुअल सेक्सुअल एक्ट होता है जो कि इन्वॉल्व करता है ओल्डर एडोलेसेंट को ये इरोड कर रहा है इसके डिग्निटी को, बेस्ट इंटरेस्ट, लिबर्टी, प्राइवेसी, इवॉल्विंग ऑटोनॉमी और डेवलपमेंट पोटेंशियल को
कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है। ये जो है इम्पैक्ट करता है डिलीवरी को जस्टिस का, क्योंकि इस टाइप के जो केसेस है वो कंस्टिट्यूट कर रहे हैं लार्ज वर्जन हमारे कोर्ट के, जो डाइवर्ट अटेंशन है इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का एक्चुअल केस ऑफ साइल सेक्सुअल एक्यूज और एक्सप्लॉयटेशन का, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है। कंक्लूजन इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो प्रिवेंट करने की आवश्यकता है क्रिमिनलाइजेशन को, एक कंपेलिंग आवश्यकता है लॉ पे रिफॉर्म लाने की, रिवाइज करने की जो एज ऑफ कॉन्सेंट है, और प्रिवेंट करने की क्रिमिनलाइजेशन को ओल्डर एजोल्यूशन के लिए जो कि इंगेज है फैक्चुअली कॉन्सेंसुअल और नॉन एक्सप्लॉयटेटिव एक्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया बांग्लादेश टाइज। तो हम जानेंगे इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते के बारे में। इंडिया बांग्लादेश ट्रेड 6 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अगर हम ट्रेड की बात करें इंडिया बांग्लादेश की, तो 6 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बांग्लादेश इज इंडिया 6 लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर विद बायलैटरल ट्रेड राइजिंग फ्रॉम 2.4 बिलियन इन 2009 टू 10.8 बिलियन डॉलर इन 2020-21। जो बांग्लादेश है वो भारत का 6था लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इंडिया और बांग्लादेश का जो ट्रेड है बायलैटरल ट्रेड, ये आपका 2.4 बिलियन डॉलर था 2009 में, ये बढ़ के आपका 10.8 बिलियन डॉलर हो गया है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, बांग्लादेश इंपोर्ट क्रिटिकल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया ऑन विच इज एक्सपोर्ट आर रिलायंट। बांग्लादेश जो है वो इंपोर्ट करता है क्रिटिकल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल को भारत से, जिसके ऊपर इसका एक्सपोर्ट डिपेंड करता है। वर्ल्ड बैंक वर्किंग पेपर। वर्ल्ड बैंक वर्किंग पेपर, बांग्लादेश एक्सपोर्ट could rise 182% under a free trade agreement. This could become 300% in combined with trade facilitation measure and reduce transaction cost. बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है वो 182% बढ़ सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत, और ये जो है 300% हो सकता है अगर कंबाइन किया जाए इसको ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर और रिड्यूस किया जाए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। तो सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें, तो बांग्लादेश ऑल्सो कुड इम्प्रूव सेवरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बाय लिवरेजिंग इंडियाज एक्सपर्टाइज इन सर्विस सेक्टर। अब बांग्लादेश जो है इम्प्रूव कर सकता है बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी लिवरेज करके इंडिया के एक्सपर्टाइज को सर्विस सेक्टर के लिए। India and Bangladesh have expanded their partnership to include artificial intelligence, fintech, cyber security, startup connectivity. भारत और बांग्लादेश ने एक्सपेंड किया है अपने पार्टनरशिप को, अब वो इंक्लूड करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी, फिनटेक को भी, साइबर सिक्योरिटी को भी, स्टार्टअप को भी, कनेक्टिविटी को भी। प्रोजेक्ट टू बूस्ट ईस्टर्न इंडिया बांग्लादेश कनेक्टिविटी, जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है ताकि बूस्ट मिल सके ईस्टर्न इंडिया बांग्लादेश कनेक्टिविटी को। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विद एशियान एंड बांग्लादेश विल ओपन अप द रीजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया का जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है एशियान और बांग्लादेश के साथ, ये ओपन अप कर देगा रीजन को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ज्वाइनिंग आईएमटी प्रोजेक्ट, जो ज्वाइन किया जा रहा है आईएमटी प्रोजेक्ट को, बांग्लादेश का इंटरेस्ट है कि वो ज्वाइन करे इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट को, ये भी बूस्ट प्रोवाइड करेगा। यूज ऑफ बांग्लादेश पोर्ट, इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल वाटरवे ट्रेड विल गेट बूस्टेड एज इंडिया कैन नाउ यूज दी मोंगला एंड चिटागोंग पोर्ट। इंडिया और बांग्लादेश का जो बायलैटरल वाटरवेज ट्रेड है ये बूस्ट होगा क्योंकि इंडिया जो है अब यूज कर सकता है मोंगला और चिटागोंग पोर्ट को। यूज ऑफ इंडियन पोर्ट, जो इंडियन पोर्ट की यूज की बात कही गई है, इंडिया इज रैलिंग बांग्लादेश टू डाइवर्ट इज एक्सपोर्ट थ्रू इंडियन पोर्ट इन प्लेस ऑफ मलेशियन और सिंगापोरियन पोर्ट। इंडिया जो वो रैली कर रहा है बांग्लादेश को कि वो डाइवर्ट करे उसके एक्सपोर्ट को इंडियन पोर्ट्स के माध्यम से, ना कि मलेशियन और सिंगापुर पोर्ट का उपयोग करे। ट्रेन एंड बस कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो जो 3 एक्सप्रेस ट्रेन है इंटरनेशनल बस सर्विस है, ये ऑपरेट करता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इंपॉर्टेंस ऑफ तीस्ता फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश, क्या इंपॉर्टेंस है तीस्ता रिवर का इंडिया और बांग्लादेश के लिए? तो इंडिया के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, ये फार्मिंग के लिए। जो वेस्ट बंगाल है तीस्ता इंपॉर्टेंट है सस्टेन करने के लिए, इम्पोवरिश करने के लिए फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट को, जो कि कंप्राइज करता है 12.77% इसके पॉपुलेशन का। अब बांग्लादेश के लिए अगर हम बात करें तो डिपेंडेंट जो है बांग्लादेश के एग्रीकल्चर के ऊपर, तो जो बांग्लादेश है तीस्ता फ्लड प्लेन कवर करता है 14% टोटल क्रॉप एरिया का कंट्री का, और ये प्रोवाइड करता है डायरेक्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को अप्रोक्सीमेटली 7.3% पॉपुलेशन को। क्या रोल है चाइना का? तो जो बायलैटरल टाइज है, चाइना जो है एक्टिवली परस्यू कर रहा है बायलैटरल टाइज को बांग्लादेश के साथ, जो कि इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है। अगर हम मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो बांग्लादेश ने सक्सेसफुली अप्रोच किया है चाइना को मेगा प्रोजेक्ट के लिए इनहेंस करने के लिए तीस्ता रिवर के वाटर फ्लो को। रोहिंग्या इश्यू एक प्रॉब्लम है, बांग्लादेश जो है वो रिक्वायर कर रहा है चाइना के सपोर्ट को रिजॉल्व करने के लिए रोहिंग्या के रिफ्यूजी क्राइसिस को। आर्म्स इम्पोर्ट को अगर हम देखें तो बांग्लादेश जो है वो सेकेंड बिगेस्ट आर्म्स मार्केट है चाइना का पाकिस्तान के बाद। क्या प्रॉब्लम है तीस्ता वाटर शेयरिंग को लेके? तो जो दोनों है वो फेल कर रहे हैं रिजॉल्व करने में लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यू को, तीस्ता वाटर शेयरिंग और किलिंग जो बॉर्डर पर हो रहा है। चाइना फैक्टर भी मैटर करता है। चाइना का जो इन रोड है बांग्लादेश में, ये काउज है चिंता के लिए भारत का।
कंक्लूजन से हम ये निकाल सकते हैं कि हमें ट्रस्ट जितना होगा कॉन्फिडेंस स्पेक्ट्रम पे जो प्रिवेलिंग परसेप्शन है बांग्लादेश को लेके इंडिया का जो गुडविल है ये अलाइन करता है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और स्कूल के ऊपर थॉट के, जबकि बांग्लादेशी सोसाइटी को हमको लार्जली टारगेट करना है। इंडिया के लिए चैलेंज है कि वो अर्न करे ट्रस्ट को, कॉन्फिडेंस को बांग्लादेश के हर एक स्पेक्ट्रम और स्टार्टअप है ताकि बूस्ट मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसरो टेस्ट सिस्टम रिकवरेबल रॉकेट इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर। तो पूछा जा सकता है डायरेक्ट किसने टेस्ट किया है, ये है क्या? तो इसरो ने टेस्ट किया है, ये आपका रिकवरेबल रॉकेट है इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है टेक्नोलॉजी को जो कि मदद करेगा कॉस्ट इफेक्टिव रिकवरी में स्पेंट रॉकेट स्टेट को और सेफली लैंड कराएगा पेलोड को प्लेनेट पे। ये आईएडी है क्या? इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर। आईएडी एक टेक्निक है जो कि यूज किया जाएगा एटमॉस्फेरिक एंट्री पेलोड के लिए। जो इन्फ्लेटेबल एनवेलप है और जो इन्फ्लेटेंट है वो कुछ भी हो सकते हैं जो कि इन्फ्लेटेट कर सकते हैं एनवेलप को एयर या हीलियम के जैसे, और ये इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर है। While entering the atmosphere, it inflate like a balloon and decelerate like lander. जब वो इंटर करेंगे एटमॉस्फेयर में तो वो इन्फ्लेट कर जाएंगे बैलून के जैसे और डिसेलरेट करेंगे लैंडर को। The inflatant is designed to fill the inflatable envelope to a condition such that it surround the payload meant to enter the atmosphere of a planet or satellite and cause aerodynamic forces to slow it down. जो इन्फ्लेटेंट है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये फिल कर देगा इन्फ्लेटेबल एनवेलप को एक कंडीशन से जो कि सराउंड करता है पेलोड को, जो कि पर्पस है इसका इंटर करना एटमॉस्फेयर में प्लेनेट या सैटेलाइट के, जो कि काउज करेगा एरोडायनेमिक फोर्सेस को कि वो स्लो कर दे इसके नीचे आने की गति को। इन सिंपल वर्ड आईएडी इज डिजाइन टू इंक्रीज ड्रैग अपॉन एंटरिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ एनी प्लेनेटरी बॉडी लाइक अर्थ, मार्स और इवन मून। और सिंपल शब्दों में जो आईएडी है इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये इंक्रीज करेगा ड्रैग अपॉन को जब वो इंटर करेंगे एटमॉस्फेयर में किसी भी प्लेनेटरी बॉडी पे, जैसे कि अर्थ हो, मार्स हो या इवन मून हो। ये शेप जो इसका मेंटेन किया गया है क्लोज गैस प्रेशर बॉडी के तौर पे, और जो इन्फ्लेटेंट गैस है वो जनरेट किया जाएगा इंटरनली। कुछ वर्जन जो है वो यूज करेगा रैम, एयर या दोनों को। कितना इंपॉर्टेंट है ये आईएडी? Some space agency including NASA have already successfully tested advanced version of this technology including the supersonic and hypersonic variant. कुछ जो स्पेस एजेंसी है जैसे कि जिसमें नासा भी है उसने पहले ही सक्सेसफुली टेस्ट किया है एडवांस वर्जन को इस टेक्नोलॉजी का, जो इंक्लूड करता है सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक वेरिएंट को। लेकिन नियर फ्यूचर मिशन में इसरो के जो करंट वर्जन है वो टेस्ट किया गया और ये परफेक्ट है। It use was first proposed by NASA more than 50 years ago for planetary entries. इसका उपयोग जो था पहली बार प्रपोज किया गया था नासा के द्वारा more than 50 years ago planetary entries के लिए। माइन्यूकल्स ऑफ इसरो आईएडी, जो माइन्यूकल है इसरो का आईएडी का, ये जो आईएडी है इसको टेस्ट किया गया इसरो के द्वारा इन्फ्लेटेड जो एल्टीट्यूड था आपका अराउंड 84 किलोमीटर पे, और जो साउंडिंग रॉकेट कार्गो था इसको ड्रॉप किया गया था एटमॉस्फेयर से। इसको फिट किया गया एक बूस्टर मोटर के साथ। इसका जो स्पिन रॉकेट था वो इजेक्टेबल था। इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चर जो था आपका वो बना हुआ था केवलर फैब्रिक से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर है, हीट रेजिस्टेंट है और ये विथस्टैंड कर सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर चेंजेस को। इसके टॉप में इसको कोट किया गया था पॉलीक्लोरोपिन से, ऑयल और वैक्स रेजिस्टेंट रबर से, ताकि वो टॉलरेट कर सके एक्सट्रीम टेम्परेचर को। इन्फ्लेशन सिस्टम यूज किया कंप्रेस नाइट्रोजन का जो कि स्टोर था बोतल पे। इसने कंसिस्टेंटली डिक्रीज किया पेलोड के वेलोसिटी को एरोडायनेमिक ड्रैग के माध्यम से, जबकि इसने मेंटेन किया एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्ट्री को टेस्ट फ्लाइट के दौरान। वेयर डज इसरो इंटेंड टू यूज इट? इसरो का इंटेंशन कहां पे है इसको उपयोग करने का? The IAD will help ISRO in performing many space tasks effectively, including recovery of spent stage of rocket for landing payload on mission to other planetary bodies. जो आईएडी है वो मदद करेगा इसरो का परफॉर्म करने में बहुत सारे स्पेस टास्क को इफेक्टिवली, जिसमें कि रिकवर किया जाएगा स्पेंट स्टेज ऑफ रॉकेट को लैंडिंग कराने के लिए पेलोड मिशन को अदर प्लैनेटरी बॉडी पे। ये पहला इंस्टेंस है जब आईएडी जो है वो स्पेसिफिकली क्रिएट किया गया है स्पेंट स्टेज रिकवरी के लिए। जो इंटर प्लैनेटरी मिशन है वो सर्टेनली एक एस्पेक्ट है इसरो का जो कि वो कोशिश करे एक्सप्लोर करने का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया फर्स्ट एलएनजी फ्यूल ग्रीन ट्रक। तो हम जानेंगे इंडिया के पहले एलएनजी फ्यूल ग्रीन ट्रक के बारे में। A startup backed by Blue Energy Motor has made India's first LNG fuel green truck at Chakan in Pune. तो किसने बनाया, कहाँ के लिए? तो एक जो स्टार्टअप है जिसको सपोर्ट किया गया है ब्लू एनर्जी मोटर के द्वारा, उसने तैयार किया है इंडिया का पहला एलएनजी फ्यूल ग्रीन ट्रक को चाकन इन पुणे पे। वर्किंग जो है ट्रक का
Heavy duty liquefied natural gas vehicle work much like gasoline powered vehicle with a spark ignited internal combustion engine. The natural gas is super cool and cryogenically stored in liquid form, usually in a tank on the side of the truck. जो हेवीली ड्यूटी लिक्विफाइड नेचुरल गैस व्हीकल है, ये काम करेगा बहुत हद तक गैसोलीन पावर व्हीकल के जैसा, जिसमें स्पार्क इग्निटेड इंटरनल कंबशन इंजन होगा। ये जो नेचुरल गैस होगा उसको सुपर कूल किया जाएगा क्रायोजेनिकली 260 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस पे। इसको स्टोर किया जाएगा लिक्विड फॉर्म पे, यूजुअली जो टैंक होगा साइड में ट्रक में उसमें इसको स्टोर किया जाएगा। इन लिक्विड स्टेट द वॉल्यूम ऑफ नेचुरल गैस इज 600 टाइम्स स्मॉलर देन इट गैसियस स्टेट। और लिक्विड स्टेट में जो वॉल्यूम होगा नेचुरल गैस का वो 600 टाइम स्मॉलर होगा गैसियस स्टेट के कंपैरिजन पे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.